नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनाव की गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चुनावी गर्मी बढ़ रही है, चुनावी माहौल गर्म हो रहा है, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर हमले, ये बढ़ते जा रहे हैं। हमले से मेरा मतलब ज़बानी हमले से है, तो वो बड़ा स्वाभाविक है, चुनाव के समय ऐसा होता है। लेकिन एक मुद्दा जो हर चुनाव में जिसकी पहले से चर्चा शुरू हो जाती थी, कम से कम 6-8 महीने पहले से, उसकी चर्चा इस बार नहीं हो रही। इस बार कोई नहीं पूछ रहा है कि मुस्लिम मतदाता किस पार्टी को वोट करेंगे, मुस्लिम मतदाता किस तरफ जाएंगे। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्यों इस मुद्दे को जैसे लगता है कि लोग भूल गए हैं? सारे जो राजनीतिक नेता हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, अखबार, मीडिया चैनल, सबको देखिए आप, तो इसकी चर्चा आपको या तो नहीं मिलेगी या नहीं के बराबर मिलेगी। तो वजह ऐसा क्या हो गया? उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और मुस्लिम मतदाताओं की बात ना हो, ये तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसा संभव हो रहा है। उसके कारण कई हैं। एक, ये मान कर चल रहे हैं सब लोग, या ये कहें कि पहले से तय है कि मुस्लिम मतदाता किधर जाएगा, और वो तय ये है कि मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। ये रिसर्चर्स, तमाम विश्लेषक चाहे जितना कहते रहें कि जो है मुस्लिम मतदाता एक मुश्त वोट नहीं करता, वहाँ भी मतभेद है, वहाँ भी जातियाँ हैं, वहाँ भी वर्ग है, इस सब पर मत जाइए। आप मान कर चलिए कि मुस्लिम मतदाता हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा उसको वोट करेगा। लेकिन वहाँ एक ही सवाल है, और उसका संबंध है पुराने नारे से, जो उत्तर प्रदेश में नारा लगा था कि पहले अपना भाई, फिर जे भाजपा हराई, उसके बाद सपाई। ये नारा जो लगा था, तो इसमें जो है पहले अपना भाई अब भी है, लेकिन भाजपा हराई और सपा दोनों मिल गए। मुस्लिम मतदाताओं का, मुस्लिम वर्ग का चुनाव में सबसे बड़ा एजेंडा होता है कि बीजेपी को हराना है। जो पार्टी लगे कि बीजेपी के खिलाफ मुकाबले में सामने है, उसको वोट देना है। वो पार्टी अच्छी है, खराब है, हमारे लिए कुछ किया है, नहीं किया है, आगे कुछ करने वाली है, नहीं करने वाली, सबसे कोई मतलब नहीं। बस बीजेपी के खिलाफ वोट देना है, बीजेपी को हराना है किसी हालत में। और इस सोच का, मुसलमानों की इस सोच का लाभ उठाया पिछले 7 दशकों से अलग अलग गैर भाजपा पार्टियों ने, अलग अलग राज्यों में और केंद्र के स्तर पर भी। एक लंबे समय तक इसका लाभ उठाया कांग्रेस पार्टी ने। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों को इसका फ़ायदा मिलता है। जहां भाजपा मजबूत होगी, जहां भाजपा लड़ाई में होगी, आपको ये सवाल और ये रवैया मुस्लिम मतदाताओं का दिखाई देगा। जहां भाजपा नहीं होगी, वहां आपको सामान्य चुनाव नज़र आएगा, क्योंकि मुसलमान के लिए बीजेपी को हराना सबसे बड़ा लक्ष्य है। वो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में बीजेपी को बढ़ते हुए, आगे जाते हुए नहीं देख सकती। पहले एक बात कही जाती थी कि बीजेपी का शासन आएगा तो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। शासन आ गया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की सरकार बन गई। कुछ नहीं हुआ मुसलमानों के खिलाफ। तो कहा गया कि नहीं, वो असल में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी बीजेपी की, इसलिए ऐसा हुआ। बाकी दलों का दबाव था, जो सहयोगी दल थे उनका दबाव था, इसलिए नहीं हुआ। फिर 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई, तो कहा गया कि ये तो पहला है जो है कार्यकाल, अगर दूसरा कार्यकाल मिल गया किसी तरह से, तब आप देखिएगा। दूसरा कार्यकाल भी आ गया, तब भी कुछ नहीं हुआ। 2014 से 2021 खत्म होने जा रहा है। अब तक केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, राज्य सरकारों की जितनी योजनाएं हैं, किसी में एक मामला नहीं बताया जा सकता जहां धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ, जहां योजनाओं में इस बात का ख्याल रखा गया हो कि मुसलमानों को ये नहीं मिलना चाहिए लाभ। कहीं ऐसा नहीं हुआ। उनकी आबादी के अनुपात में ज़्यादा ही लाभ मिला है।
लगभग हर योजना का, और इस बात को मुस्लिम समुदाय स्वीकार करता है, मानते हैं कि ये लाभ मिला है, लेकिन फिर भी वोट नहीं देना है। अब ये बड़ी अजीब सी जिद है, ये बड़ा अजीब सा जो है चलन है कि क्यों देना है भाई। आपका जब नुकसान नहीं किया, भाजपा के विरोधी डराते रहे कि नुकसान करेंगे, कोई नुकसान नहीं हुआ, तब भी आप क्यों इस तरह का व्यवहार अपनाते हैं। लेकिन इसको समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सच्चाई यही है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। तो इस बार उत्तर प्रदेश में और क्या हुआ है ऐसा? इस बार उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से मुसलमानों को नुकसान पहुंचा है बीजेपी की सरकार के कारण, किसी सरकारी योजना के कारण नहीं, सरकार की नीतियों के कारण और गलत नीतियों के कारण नहीं, किसी वर्ग को टारगेट करने के कारण नहीं। क्या हुआ है, जितने माफिया गैंग थे उनके खिलाफ कार्रवाई। अब ये इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती कि उसमें संख्या सबसे ज़्यादा मुसलमानों की है, मुस्लिम गैंगस्टर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, अपराधियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई हुई है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। दूसरा, जो इल्लीगल स्लॉटर हाउस चलते थे वो बंद करा दिए गए, वो उनकी आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत थे, लेकिन गैर कानूनी था। तो क्या किसी की मदद के लिए या किसी को फ़ायदा हो रहा है इसलिए गैर कानूनी काम होना चाहिए? क्या उसकी इजाज़त दी जानी चाहिए? कोई सरकार इसका दावा कैसे कर सकती है? लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी काम को सरकार ने बंद करा दिया, ये बड़ा अत्याचार है। अब आप तर्क देखिए किस तरह के हैं। तीसरा बल्कि जो गलियों में, मोहल्लों में, ख़ास तौर से जो घनी आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ जिस तरह से गैर मुस्लिम लड़कियों को परेशान किया जाता था, जिस तरह से उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि स्कूल जाना, कॉलेज जाना बंद हो गया था, एक असुरक्षा के माहौल में जी रहे थे, उससे निजात मिली है उत्तर प्रदेश में, उसका असर है। अब इसको भी आप अधिकार मानेंगे कि हमको लड़कियों को छेड़ने का अधिकार है, हमको लड़कियों को उठा ले जाने का अधिकार है, उनके साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है। तो अगर अब ये अधिकार है तो ये अधिकार तो नहीं ही होना चाहिए। न भारत का संविधान, न कानून, न जो है समाज इस तरह के काम की इजाज़त दे सकता। इसको आपने अधिकार मान के इतने साल तक किया, ये पुरानी सरकारों की, इससे पूर्ववर्ती सरकारों की गलती है। और उन्होंने क्यों होने दिया? क्योंकि मुसलमान उनका कैप्टिव वोटर बन सके, वोट बैंक बन सके, इसलिए हर गैर कानूनी काम की छूट दी गई। तो इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई में सामने दिखाई दे रही, तो इसलिए उसके वोट जाएंगे वहाँ। लेकिन पहले भाई वाला कॉन्सेप्ट अब भी है। अगर बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी या कोई इंडिपेंडेंट मुस्लिम उम्मीदवार ऐसा होता है जिसकी स्थिति ऐसी हो कि वो बीजेपी को हरा सके, तो मुस्लिम वोट वहाँ भी जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या में जाएगा समाजवादी पार्टी के साथ। अब इसमें एक समस्या हो गई है कि इसमें कूद गए हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो लगातार हमला कर रहे हैं सभी पार्टियों पर, ख़ास तौर से उन पार्टियों पर जिसमें कांग्रेस, बसपा, सपा समेत सभी पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, इसलिए इन 3 पार्टियों का नाम ले रहा हूं। उनका कहना है कि इनको आप वोट देते रहे, इन्होंने आपको दिया क्या? आपके वोट का इस्तेमाल करके ये जो है नेता बने, इनकी सरकार बनी, इन्होंने जो है मनमाना जो है लूटपाट की, आपको क्या मिला? वही गरीबी, वही अशिक्षा, वही बेरोजगारी। तो इनको क्यों वोट दे रहे हैं? अपनी पार्टी बनाइए, अपने नेता को वोट दीजिए। और ओवैसी को वोट कितना मिलेगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी सभाओं में भीड़ बहुत आ रही है। तो आप एक अजीब सा तर्क सुनेंगे उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ आ रही है, ये उनके बढ़ते जनाधार का प्रतीक है। ओवैसी की सभाओं में भीड़ आ रही है, इसको इग्नोर कर देना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये तर्क है भाई, अगर भीड़ ही पैमाना है तो फिर दोनों नेताओं के रैलियों में आने वाली भीड़ की तुलना होनी चाहिए। तो ये एक चिंता की बात समाजवादी पार्टी के लिए ओवैसी की बढ़ती लोकप्रियता है, और वो लोकप्रियता वोट में कितना तब्दील होगी ये अभी किसी को पता नहीं है।
कोई इसका जो है सही आकलन नहीं कर सकता कि वो वोट में कितना तब्दील होगी, लेकिन कुछ नहीं होगा ये मानना बड़ा मुश्किल है। ओवैसी की पार्टी कोई बहुत सीटें जीतने नहीं जा रही, 1 2 3 सीटें जीत जाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन वोट तो वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ले जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये नाराज़गी जो है बीजेपी से और क्यों बढ़ गई है, जबकि बीजेपी की सरकार ने पिछले 7 साल में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को लाभ पहुंचाया, उनके जीवन स्तर में बदलाव, वो चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जितनी भी योजनाएं हैं सबके लाभार्थी हैं वो समान रूप से, बल्कि मैंने कहा कि ज़्यादा ही हैं आबादी के अनुपात में। इसके बावजूद विरोध है। तो क्यों है? सबसे बड़ी बात जो हुई है कि 2014 से पहले ये मानकर चला जाता था कि जिस पार्टी के साथ मुस्लिम वोट होगा मतलब बड़ी संख्या में 50-60% के आसपास होगा, उसकी सरकार बनने की सबसे प्रबल संभावना है। तो मुसलमान वोट को अपनी तरफ कर लीजिए, आप सत्ता में आ जाएंगे। तो इसी को कहा गया कि मुस्लिम वोट का वीटो। मुसलमान तय करेगा, मुसलमान वोटर तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में, किसकी सरकार बनेगी देश में। अब क्या किया नरेंद्र मोदी ने? प्रधानमंत्री बनने के बाद इस वीटो को ख़त्म कर दिया। मुस्लिम वोट का जो वीटो था वो ख़त्म हो गया। उत्तर प्रदेश 3 चुनाव लगातार जीतना, 14, 17, 19, बिना मुस्लिम वोट के। ये समझ में ही नहीं आ रहा है, न तो सेकुलर पार्टियों को न मुसलमानों को, कि ये कैसे हो गया। जो आज़ादी के बाद से हमारा वीटो बना हुआ था वो वीटो कैसे ख़त्म हो गया। पार्टियां हमारे पीछे दौड़ती थी, हमें खुश करने के लिए कुछ भी बोलने कहने को तैयार थी। वो पार्टियां तो अब भी हैं, क्यों हार रही हैं वो? आप समाजवादी पार्टी का हाल देखिए, बहुजन समाज पार्टी का हाल देखिए। इतना ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, असम, उत्तर प्रदेश में तो 19-20% है मुस्लिम आबादी। 19.26% जो है वो सेंसस के मुताबिक है, माना जा रहा है कि उससे बढ़ गई है, 20-21% हो गई होगी। असम में 34%, पश्चिम बंगाल में 30%। तो असम जैसे इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी वाले राज्य में भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुनकर आ गई। तो ये एक नया ट्रेंड है, और ये ट्रेंड है इसलिए कि मुसलमानों का जो ये वीटो का इस्तेमाल करने की ज़िद है उसके कारण काउंटर पोलराइजेशन होता है। हिंदुओं को लगता है कि अगर यही आधार है तो फिर हमारी संख्या तो ज़्यादा है। तो आप देखिए असम में क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में हिंदू वोटर बीजेपी के साथ कम आए, इसलिए ममता बनर्जी को जीतने में कामयाबी मिली। 50-52% से ज़्यादा हिंदू वोट बीजेपी को नहीं मिले। अगर ये 65-70% हो गया होता तो आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार होती। तो इस बात को समझिए, इससे अंदाज़ा लगाइए कि मुस्लिम वोट के वीटो की काट आपके हाथ में है। सवाल यह है कि आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। ये बताने की कोशिश लगातार हो रही है कि इस बार जिस तरह से मुस्लिम ध्रुवीकरण हो रहा, आप देखिए कि उसको पहले जो प्लेअप किया जाता था इस बार नहीं हो रहा है, बल्कि जब से 2014 के बाद से ही ये कोशिश हो रही है कि इस बात को दबा कर रखा जाए। अखिलेश यादव की रैलियों में जो मुसलमान आ रहे हैं उनसे कहा जा रहा है लाल टोपी पहन कर आओ, सफ़ेद जालीदार टोपी मत पहनो, ये दिखाई नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं दिखाई देना चाहिए? कि उससे काउंटर पोलराइजेशन का डर है। अब सवाल कई हैं कि सवाल ये है कि जहां समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कमज़ोर होगा वहां मुसलमान किसको वोट देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां समाजवादी पार्टी के पास अपने कोर वोट का जो है यादव वोट नहीं है, वहां मुसलमान किसको वोट देगा। बहुजन समाज पार्टी के पास वहाँ कोर वोट समाजवादी पार्टी से ज़्यादा है। जयंत चौधरी का इस बार जाटों में पहले से ज़्यादा प्रभाव है।
निश्चित रूप से उनको ज़्यादा जाट वोट मिलेंगे जितना उनके पिताजी अजीत चौधरी को मिले थे 14 या 19 में, उससे ज़्यादा मिलने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2013 भूल गए हैं जाट या भूल जाएंगे? दूसरा सवाल है, जहां जयंत चौधरी का जाट उम्मीदवार नहीं होगा वहां जाट किसको वोट देंगे? क्या वो अखिलेश यादव की पार्टी को देंगे या बीजेपी को देंगे? अभी तक बीजेपी को देते रहे हैं, हालांकि जाट वोटों का सिर्फ 35-40% ही बीजेपी को मिलता रहा है 14, 17, 19 तीनों चुनाव में, उससे ज़्यादा नहीं है। क्या इस बार कम हो जाएगा? ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा देखने वाली बात ये होगी कि जिन सीटों पर जयंत चौधरी का उम्मीदवार नहीं है उनकी पार्टी का, वहाँ जाट मतदाता किस तरफ जाते हैं। क्या जाट मुस्लिम एक्सिस बनती है पश्चिम बंगाल में, जो टूट गई थी 2013 के दंगों के बाद? ये भी एक सवाल होगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि मुस्लिम वोट का वीटो नहीं चल रहा है, उस वीटो को स्थापित करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये इस बात से नहीं तय होगा कि मुसलमान कितनी बड़ी संख्या में और किस तरह से समाजवादी पार्टी को और उसके सहयोगियों को वोट करते हैं। ये इस बात से तय होगा कि हिंदू वोटर कितनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं। क्या इस सोच के साथ भी चुनाव में वोट पड़ेगा? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने वाले हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।